पेश है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 29वां भाग। पहला मुकदमा। बम्बई में एक ओर मेरी कानून की पढ़ाई शुरू हुई, दूसरी ओर मेरे आहार के प्रयोग चले और उनमें वीरचंद गांधी मेरे साथ हो गए। तीसरी तरफ भाई ने मेरे लिए मुकदमे खोजने की कोशिश शुरू की। कानून की पढ़ाई का काम धीमी चाल से चला। ज़ाब्ता दीवानी यानी सिविल प्रोसीजर कोड किसी भी तरह गले न उतरता था। एविडेंस एक्ट यानी कानून शहादत की पढ़ाई ठीक चली। वीरचंद गांधी सॉलिसिटर बनने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वे वकीलों के बारे में बहुत कुछ कहते रहते थे। फिरोज़ शाह मेहता की होशियारी का कारण उनका अगाध कानूनी ज्ञान है। एविडेंस एक्ट यानी कानून शहादत तो उनको ज़बानी याद है। धारा 32 के हर एक मुकदमे की उन्हें जानकारी है। बदरुद्दीन तैयब जी की होशियारी ऐसी है कि न्यायाधीश भी उनके सामने चौंधिया जाते हैं। बहस करने की उनकी शक्ति अद्भुत है। इधर मैं इन महारथियों की बातें सुनता और उधर मेरी घबराहट बढ़ जाती। वे कहते, 5-7 साल तक बैरिस्टर का अदालत में जूतियां तोड़ते रहना आश्चर्यजनक नहीं माना जाता, इसीलिए मैंने सॉलिसिटर बनने का निश्चय किया है। कोई 3 साल के बाद भी तुम अपना खर्च चलाने लायक कमा लो तो कहना होगा कि तुमने खूब प्रगति कर ली। हर महीने खर्च बढ़ता जाता था। बाहर बैरिस्टर की तख्ती लटकाए रहना और घर में बैरिस्टरी करने की तैयारी करना, मेरा मन इन दो के बीच कोई मेल नहीं बिठा पाता था। इसलिए कानून की मेरी पढ़ाई व्यग्र चित्त से होती थी। शहादत के कानून में कुछ रुचि पैदा होने की बात ऊपर कह चुका हूँ। मेन का हिंदू लॉ मैंने बहुत रुचिपूर्वक पढ़ा, पर मुकदमा लड़ने की हिम्मत न आई। अपना दुख किसे सुनाऊं? मेरी दशा ससुराल गई हुई नई बहू की सी हो गई। इतने में मुझे मम्मी बाई का मुकदमा मिला। स्मॉल कॉज कोर्ट यानी छोटी अदालत में जाना था। मुझसे कहा गया, दलाल को कमीशन देना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया। पर फौजदारी अदालत के सुप्रसिद्ध वकील श्री अमुक, जो हर महीने 3-4 हज़ार कमाते हैं, भी कमीशन तो देते हैं। मुझे कौन उनकी बराबरी करनी है? मुझको तो हर महीने 300 रुपये मिल जाएं तो काफ़ी है। पिताजी को कौन इससे अधिक मिलते थे? पर वो ज़माना लद गया। बम्बई का खर्च बड़ा है, तुम्हें व्यवहार की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। मैं टस से मस न हुआ। कमीशन मैंने नहीं ही दिया। फिर भी मम्मी बाई का मुकदमा तो मुझे मिला। मुकदमा आसान था। मुझे ब्रीफ के यानी मेहनताने के 30 रुपये मिले। मुकदमा एक दिन से ज़्यादा चलने वाला न था। मैंने पहली बार स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रवेश किया। मैं प्रतिवादी की तरफ से था, इसलिए मुझे जिरह करनी थी। मैं खड़ा तो हुआ, पर पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो अदालत घूम रही है। सवाल कुछ सूझते ही न थे। जज हंसा होगा, वकीलों को तो मज़ा आया ही होगा, पर मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा था। मैं देखता क्या? मैं बैठ गया। दलाल से कहा, मुझसे ये मुकदमा नहीं चल सकेगा, आप पटेल को सौंपिए। मुझे दी हुई फीस वापस ले लीजिए। पटेल को उसी दिन के 51 रुपये देकर वकील किया गया। उनके लिए तो वो एक बच्चों का खेल था। मैं भागा। मुझे याद नहीं कि मुवक्किल जीता या हारा। मैं शर्माया। मैंने निश्चय किया कि जब तक पूरी हिम्मत न आ जाए कोई मुकदमा न लूँगा, और फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कभी अदालत में गया ही नहीं। इस निश्चय में कोई शक्ति न थी। ऐसा कौन बेकार बैठा था जो हारने के लिए अपना मुकदमा मुझे देता? इसलिए मैं निश्चय न करता तो भी कोई मुझे अदालत में जाने की तकलीफ़ देने वाला न था। पर बम्बई में मुझे अभी एक और मुकदमा मिलने वाला था। इस मुकदमे में अर्जी दावा तैयार करना था। एक गरीब मुसलमान की ज़मीन पोरबंदर में जब्त हुई थी। मेरे पिताजी का नाम जानकर वो उनके बैरिस्टर लड़के के पास आया था। मुझे उसका मामला लचर लगा, पर मैंने अर्जी दावा तैयार कर देना कबूल कर लिया। छपाई का खर्च मुवक्किल को देना था। मैंने अर्जी दावा तैयार कर लिया, मित्रों को दिखाया, उन्होंने पास कर दिया और मुझे कुछ विश्वास हुआ कि मैं अर्जी दावे लिखने लायक तो ज़रूर बन सकूँगा। असल में मैं इस लायक था भी। मेरा काम बढ़ता गया। मुफ्त में अर्जियां लिखने का धंधा करता तो अर्जियां लिखने का काम तो मिलता, पर उससे दाल रोटी की व्यवस्था कैसे होती? मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम तो अवश्य ही कर सकता हूँ। मैंने अंग्रेज़ी का अभ्यास काफ़ी किया था, अतएव मैंने सोचा कि यदि किसी हाई स्कूल में मैट्रिक की कक्षा में अंग्रेज़ी सिखाने का काम मिल जाए तो कर लूँ। खर्च का गड्ढा कुछ तो भरे। मैंने अखबारों में विज्ञापन पढ़ा, आवश्यकता है अंग्रेज़ी शिक्षक की, प्रतिदिन 1 घंटे के लिए, वेतन ₹75।
ये एक प्रसिद्ध हाई स्कूल का विज्ञापन था। मैंने प्रार्थना पत्र भेजा। मुझे प्रत्यक्ष मिलने की आज्ञा हुई। मैं बड़ी उमंगों के साथ मिलने गया, पर जब आचार्य को पता चला कि मैं BA नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे खेदपूर्वक विदा कर दिया। पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। लैटिन मेरी दूसरी भाषा थी। मैंने कहा, सो ठीक है, पर हमें तो ग्रेजुएट की ही आवश्यकता है। मैं लाचार हो गया। मेरी हिम्मत छूट गई। बड़े भाई भी चिंतित हुए। हम दोनों ने सोचा कि बंबई में अधिक समय बिताना निरर्थक है। मुझे राजकोट में ही जमना चाहिए। भाई स्वयं छोटे वकील थे। मुझे अर्जी दावा लिखने का कुछ ना कुछ काम तो दे ही सकते थे। फिर राजकोट में तो घर का खर्च चलता ही था, इसलिए बंबई का खर्च कम कर डालने से बड़ी बचत हो जाती। मुझे ये सुझाव जंचा। यूं कुल लगभग 6 महीने रहकर बंबई का घर मैंने समेट लिया। जब तक बंबई में रहा मैं रोज़ हाई कोर्ट जाता था, पर मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ मैंने कुछ सीखा। सीखने लायक समझ ही मुझ में न थी। कभी कभी तो मुकदमा समझ में न आता और उसकी कार्रवाई में रुचि न रहती तो बैठा बैठा झपकियाँ भी लेता रहता। यूं झपकियाँ लेने वाले दूसरे साथी भी मिल जाते थे। इससे मेरी शर्म का बोझ हल्का हो जाता था। आखिर मैं ये समझने लगा कि हाईकोर्ट में बैठकर ऊँघना फैशन के खिलाफ नहीं है। फिर तो शर्म की कोई वजह ही न रह गई। यदि इस युग में भी मेरे समान कोई बेकार बारिस्टर बंबई में हो तो उनके लिए अपना एक छोटा सा अनुभव यहाँ मैं लिख देता हूँ। घर गिरगांव में होते हुए भी मैं शायद ही कभी गाड़ी भाड़े का खर्च करता था। ट्राम में भी क्वचित ही बैठता था। अक्सर गिरगांव से हाईकोर्ट तक प्रतिदिन पैदल ही जाता था। इसमें पूरे 45 मिनट लगते थे और वापसी में तो बिना चूके पैदल ही घर आता था। दिन में धूप लगती थी, पर मैंने उसे सहन करने की आदत डाल ली थी। इस तरह मैंने काफ़ी पैसे बचाए। बंबई में मेरे साथी बीमार पड़ते थे, पर मुझे याद नहीं है कि मैं एक दिन भी बीमार पड़ा हूँ। जब मैं कमाने लगा तब भी इस तरह पैदल ही दफ्तर जाने की आदत मैंने आखिर तक कायम रखी। इसका लाभ मैं आज तक उठा रहा हूँ। दोस्तों, ये था महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 29वां भाग। इससे आगे की बातें अगली मुलाकातों में होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।